प्रक्रिया भाग 2, तीसरा पार्ट है ये। और उसका लास्ट का जो भाग है, एकदम अंतिम भाग, जुड़वा और लैंगिक स्वास्थ्य के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अभी हम कुछ पीपीटीज देखेंगे। हमारा पार्ट सजीवों में उसमें 2 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जुड़वा यानी ट्विन्स जिसको हम कहते हैं, और लैंगिक स्वास्थ्य। बच्चों, आपने इस पाठ के शुरुआत लेके अब तक आपने जो है अलैंगिक प्रजनन पढ़ा है, उसके बाद लैंगिक प्रजनन पढ़ा, मनुष्यों में स्त्री और पुरुष प्रजनन संस्थान के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी जानकारी आप अब तक ले चुके हैं। और अब जो है हम लोग जुड़वा जो बच्चे हैं वो कैसे पैदा होते हैं, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, उसमें अलग अलग प्रकार के जुड़वा आपने देखे हैं। तो ये जुड़वा कैसे होते हैं, इनका कैसे इनकी वृद्धि होती है, वो हम लोग आज के इस भाग में देखने वाले हैं। जुड़वा जो है वो 2 प्रकार से के होते हैं, एक युग्मज और द्वियुग्मज। आपको स्लाइड सामने दिख रही है। एक युग्मज, एक यानी एक, और युग्मज यानी जिसमें एक एक युग्मक हो, एक स्त्री युग्मक और एक पुयुग्मक। मनुष्यों में स्त्री युग्मक को हम लोग अंड कोशिका या डिंब कहते हैं, और पुयुग्मक जो है उसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। तो जुड़वा में क्या होता है, और एक शुक्राणु, शुक्राणु जब एक डिंब कोशिका का फलन करता है तो बनने वाला है, युग्माणु तैयार होता है। तो युग्माणु यदि तैयार हुआ और तैयार होने के 8 दिन के अंदर भ्रूण कोशिका, कभी कभी क्या होती, कुछ ऐसी परिस्थितियां, भ्रूण कोशिका का विभाजन हो जाता है और भ्रूण कोशिका 2 भाग होने के बाद में प्रत्येक भ्रूण कोशिका जो है अलग अलग भ्रूण के रूप में उसकी वृद्धि होती है। परंतु क्यों भ्रूण कोशिका जो 2 कोशिका, इनका जो आधार है, यानी जो एक युग्मज कोशिका है, उससे ये तैयार हुए हैं, इस जुड़ा है। तो हम कि आपको एक ही तरीके से एकदम आइडेंटिकल ट्विन्स जिसको हम बोलते हैं, शारीरिक रूप से और जो कोशिका है, उनका जो जनुक है, उनके जो गुणसूत्र है, वो एकदम एक जैसे होते हैं, इससे इन्हें एक मत द्वियुग्मज। यहाँ पे क्या होगा, इसका ठीक दो अलग शुक्राणुओं का फलन होता है। क्या होता है, एक ही समय में यदि जो है 2 डिंबों को छोड़ा है और उस 2 अलग अलग शुक्राणु किया, तो ऐसे 2 डिंब बनते हैं और इन डिंब का वृद्धि आगे चल के भ्रूण में होगा। ये आगे चल के जो ट्विन्स है, ये जो जुड़ा है, ये अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों जो जुड़वा है ये अलग अलग 2 डिंबों से इनकी वृद्धि हुई है। इनके जो डिंब है वो एक जैसे एक नहीं। ये हो गया। अब एक युग्मज जुड़वा जो है उसमें के जुड़वा है, एक युग्मज जुड़वा और संयुक्त जुड़वा। आपको एक युग्मज और द्वियुग्मज में फर्क समझ में आया है? फिर से मैं एक बार बता रही हूँ। एक युग्मज जुड़वा का मतलब होता है कि यहाँ पे एक डिंब कोशिका फलन होगा और फलन के पश्चात 8 दिन के अंदर यदि विभाजन हो गया तो जुड़वा का निर्माण होगा। ये दोनों जुड़वा जो है वो शारीरिक रूप से एक जैसे होंगे, इनका लिंग भी एक ही होगा। यदि लड़के हैं तो 2 होंगे, लड़कियां हैं
दोनों होंगे, कभी एक लड़का और एक लड़की एक युग्मज जुड़वा में नहीं होंगे, और उसके शारीरिक रूप से एकदम एक समान होंगे, जैसे आपने पिक्चरों में देखा है, सीता गीता है, उन सब में आपने देखा है कि उनका शरीर, उनका जो मुंह है, उनका उनका जो फेस है वो भी एकदम एक जैसे ही दिखाई देता है। और इसके साथ साथ इनकी क्या आता है एक जुड़वा में संयुक्त जुड़वा। तो संयुक्त जुड़वा है, आपको शब्द से समझ आता है कि संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। संयुक्त जुड़वा का निश्चय होता है यदि युग्माणु तैयार होने के 8 दिन के बाद, 8 दिन भ्रूण का विभाजन हुआ था, तो एक जैसे जुड़वा बने थे। परंतु यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त जुड़वा में युग्माणु तैयार होने के 8 दिन के बाद यदि भ्रूण कोशिका का विभाजन होता है तो संयुक्त जुड़वा का निर्माण होगा। ये जो जुड़वा है ये एक दूसरे से किसी न किसी अंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा कभी कभी टीवी में, न्यूज में कि वो या तो उन दोनों का एक दूसरे से हाथ से जुड़े हुए हैं, या शरीर का कोई भाग है, कोई सिर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे जुड़वा जो बच्चे हैं इनका बाद में ऑपरेशन करके उनका ऑपरेशन करके उनको अलग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक युग्मज जुड़वा और संयुक्त जुड़वा दोनों में फर्क क्या है। जो स्लाइड आपको दिखाया गया उसको आप लिखते जाइए तो आपको ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद अलग आता है दूसरा जो भाग है जुड़वा का, द्वियुग्मज जुड़वा। द्वियुग्मज जुड़वा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो अलग अलग डिंब का दो अलग शुक्राणुओं द्वारा फलन होगा। यानी ये बच्चे जुड़वा तो पैदा होंगे, साथ में पैदा होंगे, परंतु ये देखने में अलग होंगे। और या तो दोनों लड़कियां या एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं। उनका जो कोशिकीय संरचना है वो अलग होगी, यानी इनके गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते, जो उसमें डीएनए है, आप जिसको जनुक बोलते हैं, वो सब एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते नहीं होंगे। तो आपको समझ में आया है कि एक युग्मज जुड़वा क्या होता है, द्वियुग्मज जुड़वा क्या होता है। और एक युग्मज जुड़वा में दो प्रकार है, एक युग्मज जुड़वा और संयुक्त जुड़वा। तो एक युग्मज जो जुड़वा है मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका कैसे फलन होता है और क्या वहां पे कंडीशन रहता है कि ये एक जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स से दिखेंगे आपको। ये देखिए, ये किस प्रकार के जुड़वा है आपको लग रहा है? देखने में दोनों एकदम एक जैसे हैं। तो ये कौन सा प्रकार हो गया? एक युग्मज जुड़वा। इनकी शारीरिक संरचना भी समान है और इनका जो कोशिकीय संरचना होगी वो भी समान होगी। अब अगला हमारा टॉपिक है लैंगिक स्वास्थ्य। आप लोगों ने मनुष्य प्रजनन संस्थान में स्त्री प्रजनन संस्थान, पुरुष प्रजनन संस्थान, इन सब के बारे में पढ़ा है, उनके विभिन्न भागों के बारे में आपने पढ़ा, और इसके साथ साथ इनका क्या कार्य होता है, इसमें कौन कौन से संप्रेरकों का निर्माण होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। प्रजनन संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नए शिशु को जन्म देना। यानी यदि किसी भी सजीव को अपनी प्रजाति को बचाए रखना है तो वो प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अपनी प्रजाति को बचाता है, नए नए शिशुओं का निर्माण करता है। परंतु ये जो प्रजनन संस्थान है, यदि इस प्रजनन संस्थान का की साफ सफाई अच्छे से नहीं की गई, इसकी देखभाल नहीं की गई, तो अनेक रोग इसको घेर लेते हैं
और ये रोग जो है नपुंसकता का भी निर्माण कर सकते हैं, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी वो स्त्री या पुरुष यदि उनको किसी प्रकार का भी लैंगिक रोग है, जिसको हम कहते हैं एसटीडीज, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, तो ये एसटीडी यदि कोई भी प्रकार का एसटीडी है और इसको अनदेखा किया गया, शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाया गया या किसी को इसकी जानकारी नहीं दी गई, तो जो व्यक्ति है वो आगे चल के मतलब शिशुओं को जन्म नहीं दे पाती है, वो स्त्री या वो पुरुष जो है वो पिता नहीं बन सकता। इसलिए सामाजिक जो कुंठाएं हैं उनको हमको साइड अलग से रखते हुए, उन पे ध्यान न देते हुए बहुत सारा बदलाव हमको लाना है। अभी भी आज के इस युग में भी जब हमने इतना प्रगति कर ली है, इतने आगे बढ़ चुके हैं, तब भी ऐसी जो रूढ़ियां हैं उनको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर पाए हैं। जैसे परिवार में भी क्या होता है कि कोई भी जो माता पिता है वो अपने बच्चों से लिंग के बारे में बात करना, लैंगिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने में उनको शर्म आती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो स्क्रीन शेयरिंग किया है मैंने लैंगिक स्वास्थ्य का, इसमें लैंगिक स्वास्थ्य या कोई भी स्वास्थ्य, यानी आपने परिभाषा पहले पढ़ी हुई है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से, इन तीनों दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तभी उसको हम संपूर्ण रूप से एक स्वस्थ हेल्दी मनुष्य, हेल्दी व्यक्ति कह सकते हैं। तो सबसे पहला आ गया है शारीरिक। यहाँ पे क्योंकि हमारे टॉपिक में आज शरीर से संबंधित है तो हम उसके बारे में ही ज्यादा बात करेंगे। अब जो अगला इसमें आपको पॉइंट है वो है लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता के कारण। लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता यानी हम लोग उसके प्रति ध्यान नहीं देते, उसको नजरअंदाज कर देते, हमको शर्म आती है या किसी के सामने बात करने में हम डरते हैं। कोई अंदर ही अंदर हमको प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है, तो भी हम जल्दी नहीं बताते क्योंकि हमको शर्म है। जो भारतीय संस्कृति है उसमें लिंग खुले में करना बुरा माना जाता है। पहले से ऐसा था और अब भी है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारी जैसे हम आगे बढ़े हैं, रूढ़ियां भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और जो बाकी बची हुई है उन रूढ़ियों को भी हमको खत्म करना है। जैसे कि कुछ सामाजिक प्रथाएं हैं, आपने इस पाठ में ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में आता है। तो मासिक धर्म जो है उस समय महिलाएं बहुत ही आप कह सकते हैं कि मानसिक और शारीरिक दोनों स्वरूप से वो बहुत ही उस समय थकी हुई होती हैं और बहुत ही आप बोल सकते हैं कि वो डिस्टर्ब रहती हैं, यानी वो बहुत आप कह सकते हैं कि अपने शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं रहती। तो उस समय उनको एकदम अच्छे तरीके से शरीर की साफ सफाई करना, जब माहवारी आती है तो उस समय आराम करना, इन सब चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वैसे आज के जमाने में तो महिलाएं भी पुरुषों की तरह बाहर काम करने निकलती हैं, तो वो हरदम तो आराम नहीं कर सकती। तो इस समय में उनको लेकिन बाकी की जो शारीरिक सफाई है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद अब भी हमारे समाज में बहुत सारे अज्ञान लोग हैं कि माहवारी आई तो हमको ये नहीं करना चाहिए, कुछ छूना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कहीं भी आ जा सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसके बाद संकुचित दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, उसको हमें काफी खुला हुआ, खुले विचारों वाला बनना चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ने में हमें योगदान अपना देना चाहिए। रूढ़ियां, परंपराएं, तो पुराने जमाने की जो रूढ़ियां थी कि महिलाएं माहवारी के समय, मतलब बहुत सी रूढ़ियां हैं, बहुत कुछ था, तो उसको हमको खत्म कर देना है और आगे बढ़े। और लैंगिक स्वास्थ्य जो है उसकी परेशानी सिर्फ महिलाओं में नहीं होती, वो पुरुषों में भी होती है। पुरुष भी यदि इस चीज को नजरअंदाज करे तो उनको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं।
महिलाओं के प्रति और पुरुषों को, महिलाओं और पुरुषों को अपने अपने लैंगिक स्वास्थ्य का खास ध्यान देना चाहिए और इसकी शिक्षा उनको उनके माता पिता को देना चाहिए। इसमें माता ये कर सकती है कि वो अपनी बेटियों को बताए सब चीजें, लैंगिक स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीजें, और पिता अपने बेटे को बता सकते बिना किसी झिझक के, उनको उस तरीके से बताना चाहिए ताकि उनमें कोई भी अज्ञानता ना रहे और वो स्वच्छ रहे। अब आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है लैंगिक रोग का, जिसको एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या लैंगिक रोग ये किस वजह से होता है? ज्यादातर असुरक्षित लैंगिक संबंध स्थापित करने के नाते। शारीरिक संबंध यदि असुरक्षित हो या एक पार्टनर से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनाया जाए तो लैंगिक रोग होने की संभावना काफी होती है। इसलिए जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के किशोर हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी ये चैप्टर डाला गया है ताकि वो इसके बारे में एकदम सजग हो जाए, जागरूक हो जाए। अब आपके पाठ्यक्रम में जो आपको 2 लैंगिक रोग खास पढ़ना है वो है साइफिलिस और दूसरा है गोनोरिया। साइफिलिस जो है, ये साइफिलिस और गोनोरिया दोनों ही जीवाणुजन्य रोग है, यानी बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल एसटीडी है ये। और साइफिलिस जो रोग है वो ट्रेपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया, ट्रेपोनिमा पैलिडम नाम के जीवाणु द्वारा होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है? गुप्तांगों सहित शरीर के अन्य भागों पर धब्बे आना, लाल चकत्ते या धब्बे आना, फुंसी आना, छोटी छोटी फोड़ियां आना, बुखार आना और आपके जोड़ों में दर्द होना। जिसको भी ये बीमारी है उसके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ साइफिलिस का। ये जो फ्लो चार्ट है और ये जो पॉइंट्स है आप लोग अपने बुक में लिख लीजिए। ये साइफिलिस बैक्टीरिया है। ये जो बीच में आपको पीले और गुलाबी रंग का स्प्रिंग के जैसा जो जीवाणु दिख रहा है, ये साइफिलिस जीवाणु है। ये जो जीवाणु है शरीर में किसी भी कट, कोई भी आपके शरीर में घाव है या जो गुप्तांगों का जो भाग है, जो द्वार है, वहां से भी ये आपके शरीर में जा सकते हैं। तो ये खासकर जब शरीर से शरीर का संपर्क होता है तो इसकी संभावना काफी ज्यादा है दूसरे के शरीर में जाने की। और इसका मुख्य कारण है असुरक्षित लैंगिक संबंध। अब ये जो साइफिलिस बैक्टीरिया है, जो साइफिलिस जीवाणु है, इससे होने वाला सिफिलिस रोग काफी पहले के जमाने में बहुत ही खतरनाक था और इससे बहुत सारे लोग नपुंसक हो जाते थे और शारीरिक रूप से बहुत ही परेशान रहते थे। 1940 में पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक, आप सबको मालूम है कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से इसका इलाज शुरू किया गया। और पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये इसके 3 डोज अलग अलग हफ्तों में दिए जाते हैं और कोई भी स्टेज पे यानी किसी भी चरण पे ये जीवाणु हो, यदि उसको 1 हफ्ता हुआ है आपके शरीर में, 2 हफ्ता या जितने भी दिन हुए हैं, तो इसको इस पेनिसिलिन से उसको जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसका इलाज संभव है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके पूरा स्क्रीनिंग कराना होता है। वो डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे और उनको पता चलेगा तो आपको जो पेनिसिलिन है उससे आपका ट्रीटमेंट वो करेंगे। और सिफिलिस जो है ये इससे आपको जोड़ों का दर्द होगा और ये जो जीवाणु है ये हमारे मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में यदि ये मस्तिष्क में चला गया तो भी ये बहुत ही हानिकारक है।
इसलिए यदि शरीर पे कोई भी चकत्ते, फोड़े, फुंसियां खासकर गुप्तांगों के आसपास दिखाई दे तो हमें बहुत ही उसको ध्यान से लेना है, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है और प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाके उसका डायग्नोसिस करना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है। वरना यदि ज्यादा समय हमारे शरीर में रहे तो हो सकता है। हम लोग कुछ और स्क्रीन शेयरिंग देखेंगे, कुछ और स्लाइड्स जिसमें सिफिलिस रोग का जो प्रभाव है वो कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। ये आपने सिफिलिस का हरे रंग का जीवाणु दिख रहा है। इसका कोई रंग नहीं होता, इनको बस सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने के लिए अलग अलग रंजक कणों से इनको रंग दिया जाता है ताकि वो आसानी से हमें दिखाई दे। जो भी वहां पे टेक्नीशियन है, जो भी लैब में इसका टेस्ट कर रहे हैं उसको आसानी से दिखाई दे। तो ये हरे रंग का जो है आपका सिफिलिस का जीवाणु है, बैक्टीरिया है और यहाँ पे उसका प्रभाव दिख रहा है। इस प्रकार के चकत्ते शरीर के किसी भी भाग में देखे जा सकते हैं। हाथ पे आप कुछ चकत्ते देख रहे हैं, यहाँ पर पेट पे है, कमर में, और ये देखिए इस प्रकार का घाव भी ये निर्माण कर देता है शरीर में। यदि इसको हमने नजरअंदाज किया तो आगे बढ़कर काफी खतरनाक हो सकता है और इससे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत ही आवश्यक है। लैंगिक रोग, उसमें हम सिफिलिस या साइफिलिस के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने स्लाइड्स भी देखा है। गोनोरिया, अगला जो जीवाणुजन्य लैंगिक रोग है वो है गोनोरिया। और ये जो गोनोरिया जो रोग है, लैंगिक रोग, ये निसेरिया गोनोरिये नामक जीवाणु से होता है। और इसके लक्षण देखिए, पेशाब करते समय जलन होता है, दर्द होता है, शीर्ष और योनि मार्ग से पस या जिसको हम पीप बोलते हैं जैसा तरल पदार्थ बाहर आता है, मूत्र मार्ग, गुदाशय, गला, आंख जैसे अवयवों में सूजन होता है। तो यदि बिना कारण कोई सूजन है या आपको जलन हो रही है और कोई छोटा जो है धब्बे जैसा या पीप निकल रहा है शरीर के किसी भी भाग से, खासकर गुप्तांगों से, तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो भी आपके डॉक्टर हैं उनको जरूर दिखा लेना चाहिए, क्योंकि जो लैंगिक रोग है वो अपने आप ठीक नहीं होते, उनके लिए बराबर से दवाइयां लेनी पड़ती है। वो कुछ दिनों में अपने आप नहीं ठीक हो सकते, कुछ दिनों में वो और बढ़ते हैं। और ये जो गोनोरिया है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है, उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन होता है और इस में 2 एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, 2 गोलियां एंटीबायोटिक की दी जाती हैं। इसके लक्षण आपको याद रखने हैं। यदि आपने जीवाणु का नाम जो है और इसका जो इलाज है वो आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया है, आप लिख के रख सकते हैं अपने पास।
ये आपको स्लाइड जो दिख रही है गोनोरिया बैक्टीरिया की है। जिस भी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन हुआ है उसका इलाज करने से पहले उसके सारे लक्षण देख के डॉक्टर उसका पहले जो है टेस्ट करेंगे। आप जो लेबोरेटरीज में जाते हो तो वहां पे आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में ये बैक्टीरिया जो है स्लाइड में यानी आपकी कांच पट्टी पे इस प्रकार से दिखता है ये बैक्टीरिया। और यदि इस बैक्टीरिया का इलाज नहीं किया गया तो आगे चलकर उस मनुष्य में, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, नपुंसकता भी आ सकती है, यानी वो माँ या बाप नहीं बन पाएंगे। और ये जो गोनोरिया बैक्टीरिया है या जो ये रोग है गोनोरिया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में दवाइयों से या आराम से ठीक हो जाता है, दवाई और इंजेक्शन से। नेक्स्ट आपको जो स्लाइड दिखा रही हूँ इसके जो लक्षण है वो कैसे शरीर में दिखते हैं। गोनोरिया आपको दिख रहा है शरीर के विभिन्न भागों में। यहाँ पे ऊपर आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं, उसमें इस प्रकार का सूजन है। और नीचे वाला जो स्लाइड है, नीचे का जो फोटो है, उसमें पैरों की उंगलियों के नीचे जो हमारा तलवा होता है उसमें ये फुंसी या फोड़े जैसा रचना आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा शरीर के गुप्तांगों से यदि पस या पीप जैसा कोई तरल पदार्थ निकल रहा है, यानी गोनोरिया के लक्षण है वो। लैंगिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है ये आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में। और यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम में दो एसटीडीज, लैंगिक रोग तो बहुत सारे, जैसे उसमें एड्स भी है और भी बहुत सारे लैंगिक रोग हैं, लेकिन इन दो रोगों को आपके पाठ्यक्रम में डाला गया है क्योंकि ये दोनों रोग जो है वो काफी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा मात्रा में होते हैं, ज्यादा लोगों को ये दोनों रोग होते हैं। और इसके लिए हमको अवेयर रहना, इसके लिए हमको जो है जानकारी प्राप्त करना, इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और जो हमारा लिंग है या हमारे जो लैंगिक भाग है हमारे शरीर के, वो भी हमारे शरीर के अन्य भागों जैसे ही है, उसको भी उतना ही सफाई की आवश्यकता है। और हमें उसमें यदि कोई भी बदलाव आ रहा है या कोई भी परेशानी हो रही है तो अपने माता पिता से बताने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए और तुरंत उसका रोगोपचार करना आवश्यक है, वरना भविष्य में ये काफी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, आपको जो आज का टॉपिक हम लोगों ने लिया है जुड़वा और लैंगिक स्वास्थ्य, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आपकी किताब में जुड़वा से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि 2 से अधिक भी बच्चे हो जाते हैं तो उनका क्या कारण है। इसमें कारण ये है कि जब, जैसे हम लोगों ने द्वियुग्मज जुड़वा देखे तो उसमें एक समय में 2 डिंब कोशिकाओं का फलन 2 अलग शुक्राणु करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 से अधिक 3 या 4 डिंब भी, कभी कभी आपने समाचार में सुना होगा कि एक जो है औरत ने 6-7 बच्चों को जन्म दिया,
तो ऐसा बहुत हरदम नहीं होता है, कॉमन नहीं है, परंतु कभी कभी ऐसा पॉसिबल है। यदि एक साथ 6-7 डिम्ब जो है वो फलन उनका हो गया शुक्राणुओं द्वारा, तो एक स्त्री को 5 से 6 शिशुओं को भी वो जन्म दे सकती है। इसके बाद हम लोगों ने लैंगिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाई की है। तो आपको यदि लैंगिक स्वास्थ्य से संबंधित या जुड़वा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। हाथ उठाना है जिसको पूछना है। ठीक है, अभी मैं सब यहाँ पर मैं सबके जो हाथ पहले से उठे हुए हैं वो नीचे कर रहा हूँ। ओके, और अभी हाथ उठाइए। हाँ, मनीषा कनौजिया, पूछो बेटा, माइक चालू करो, आप पूछो। मैम गुप्तांगो मतलब मैम? गुप्तांग यानी जहां से हम आप बोल सकते हैं जहां से आप पेशाब करते हो या ठोस पदार्थों का उत्सर्जन जहां से होता है, हमारे उत्सर्जन करने वाले अंग। और यही अंग जो है आगे चल के नए शिशुओं का निर्माण करने में हमारी सहायता करते हैं। इनको हम गुप्तांग कहते हैं। गुप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकता और इसको हरदम जो है गुप्त ही रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, इसलिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। बेबी चौरसिया। हाँ टीचर, मेरा क्वेश्चन है वो आपने अभी बोला था कि पीब और पस करके बोला था ना जो नाम, नहीं तो उसका मतलब नहीं समझा मैं। तो कभी तुमको हाथ में फोड़ा हुआ होगा ना गर्मी से, तो उस या फेस पे आपके पिंपल्स होता है, तो उसमें से कभी वो जब पिंपल या फोड़ा फुटता है तो उसमें से पीले रंग का या हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ निकलता है ना, उसको ही हम लोग पीब या पस कहते हैं। लेकिन जब यदि व्यक्ति को लैंगिक रोग है तो उसके गुप्तांगों को ही हम लोग जनन अंग भी बोलते हैं। जननांगों के आसपास यदि ऐसे फोड़े फुंसियां हैं तो वो चिंता के लायक है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का लैंगिक रोग भी हो मतलब ये एक हम बोल सकते हैं कि सिम्टम है किसी भी प्रकार का लैंगिक रोग होने का। लेकिन आपके चेहरे पे है तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके उम्र के हिसाब से है। तो उसमें जो फोड़े या फुंसी में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है फूटने पे जो बाहर निकलता है उसको हम लोग पीब हिंदी में या पस कहते हैं उसको इंग्लिश में। स्वाति सिंह पूछो, स्वाति सिंह। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग टीचर, रूढ़िया का प्राय मतलब? रूढ़िया? हाँ, रूढ़ी यानी पुरानी सोच। पुरानी सोच क्या थी कि औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए, उनको घर का काम सिर्फ करना है, सिर्फ बच्चे पैदा करना है। लेकिन अब कैसा सोच है कि औरतें और जो पुरुष हैं वो सब एक ही ऑफिस में काम कर सकते हैं, दोनों का समान अधिकार है। तो ये नई सोच हो गई हमारी। और रूढ़ी यानी जो पुरानी सोच थी कि औरतें घर के बाहर नहीं निकल सकती। ओके टीचर, थैंक यू। वेलकम। और कोई? और किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है? और कोई विद्यार्थी उसके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया पूछिए। ठीक है, तो आज हमने हाँ टीचर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछना चाहता हूँ टीचर कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो टीचर मियोसिस डिवीजन होता है, यानी अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है। हाँ,
हाँ तो टीचर मतलब 2n होता है, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उसका पहले आधा होता है n हाँ। यानी 23 होता है। उसका टीचर दोनों का वापस फिर विभाजन होता है, तो 23 टीचर 4 में बनते हैं, तो मतलब नहीं सुनो, पहले तुमने सही कहा, लास्ट का थोड़ा सही नहीं है। जब अर्ध गुणसूत्र विभाजन होता है तो जो शुक्राणु है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और जो डिंब कोशिका अंड कोशिका है उसमें भी 23 गुणसूत्र होंगे। यानी जो भी हमारे आप बोल सकते हो कि गैमेट्स युग्मज है, युग्मज जो है स्त्री युग्मक और पुयुग्मक है ना दोनों, वो अर्ध गुणसूत्र विभाजन द्वारा उनमें आधा आधा ही गुणसूत्र होता है, 23। फिर जब डिंब कोशिका या अंड कोशिका को शुक्राणु जब फलन करेगा तो दोनों के जो गुणसूत्र वापस में मिल जाते हैं, तो 23 कितना हो गया 46। तो इस प्रकार से ये द्विगुणित, इसको द्विगुणित कहते हैं कोशिका। और शुक्राणु और डिंब अलग अलग जो कोशिका है 23 गुणसूत्र वाले, उनको अगुणित कहते हैं। सिंगल सेट और किसी को कोई प्रश्न करना है? सैयद खुश नसीबा, माइक चालू करो बेटा। हाँ बोलो, वापस करो माइक चालू। सैयद खुश नसीबा, हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। इमदादुल्ला पूछो बेटा, माइक चालू करो, बोलो। द्वियुग्मज क्या होता है टीचर? द्वियुग्मज जुड़वा, द्वियुग्मज ना, द्वियुग्मज यानी दो, यानी एक युग्मज में क्या था, एक डिंब का फलन एक शुक्राणु ने किया, और कुछ दिनों बाद जो भ्रूण है ना, भ्रूण कोशिका, वो कुछ दिनों बाद विभाजित हो जाती है। यानी एक डिंब और एक युग्म जो शुक्राणु है यहाँ पे एक युग्मज में। अब द्वियुग्मज में क्या है, दो अंड कोशिका है या दो स्त्री युग्मक है, और उसका फलन दो अलग अलग पुयुग्मक करेंगे, यानी कि दो डिंब कोशिकाओं का दो अलग अलग शुक्राणु फलन करेंगे। इसीलिए जो दो जुड़वा है वो एक जैसे नहीं होते, ना शारीरिक रूप से और ना ही उनकी जो गुणसूत्री संरचना है, ये दोनों ही अलग होता है द्वियुग्मज में। जबकि एक युग्मज जुड़वा जो है वो एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि एक ही भ्रूण से उन दोनों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे दो अलग अलग भ्रूण ही है, यानी दो डिंब कोशिका का फलन दो शुक्राणु कर रहा है द्वियुग्मज में। टीचर उन लोग का मतलब जन्म लेने का समय कैसा होता है, कितने का अंतर होता है? समय एक ही साथ है, एक के बाद एक ही साथ होगा। 1 मिनट का अंतर, 2-3 मिनट का अंतर हो सकता है, लेकिन समय एक ही है, क्योंकि दोनों का निर्माण एक साथ ही होता है ना। थैंक यू। ठीक है, और कोई है? उबेश पूछ लो जल्दी से, माइक चालू करके। टीचर HIV जो बीमारी वो कैसे होती है? हाँ, क्या पूछना चाहते हो, पूछो उबेश। पूछो, कोई इसमें शर्म करने की बात नहीं है, पूछिए जो पूछना है। हेलो, चलो हाँ पूछिए। अंजलि विश्वकर्मा पूछो बेटा, माइक चालू करो। हेलो मैम, ये साइफिलिस रोग किस प्रकार से होते हैं? क्या क्या फिर से रिपीट करो मैम। साइफिलिस रोग किस प्रकार से होते हैं? देखो, लैंगिक रोग यानी क्या, लैंगिक संबंध, जब पुरुष और स्त्री में जब शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, या आपने अभी तो सुना होगा कि पुरुषों में या स्त्रियों में, या एक पुरुष जो है वो बहुत सारी स्त्रियों के साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित करता है, या स्त्री के बारे में आप बोलिए, इससे ये रोग होने का खतरा होता है। और यदि कोई भी मतलब आप बोल सकते हैं प्रिकॉशन नहीं यूज किया जाए, यदि
कॉन्डोम का यूज नहीं किया जा रहा है, तो ये रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आराम से फैलेगा। आप बोल सकते हैं शारीरिक संबंध स्थापित, असुरक्षित लैंगिक संबंध स्थापित करने से। मैम अपने आप ये रोग होते हैं? मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से शारीरिक संबंध स्थापित हो जिसको पहले से ये इन्फेक्शन है, तब हमको ये रोग हो सकता है। या जरूरी नहीं है कि लैंगिक संबंध से ही हो, कभी कभी यदि उस व्यक्ति के जो है त्वचा से हमारी त्वचा रगड़ जा रही है कुछ देर तक और हमारे त्वचा में भी घाव, तो ये रोग तब भी हो सकता है, बिना लैंगिक संबंध के भी हो सकता है। माइक म्यूट करो, बाकी के लोग बोलो। मैडम हो गया? हाँ, तो आज हम लोगों ने दोनों टॉपिक जो हमारे जीवन से संबंधित है और आगे चल के जो है हमें बहुत सारा इससे ज्ञान मिलने वाला है, तो ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर।